डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में, और इसी कंटिन्यूएशन में हम सेकंड पॉइंट बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के अंदर हम बात करेंगे आज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हेन द कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट देयर फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जब यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक को नहीं मिल पा रही है, कमर्शियल बैंक मतलब कि एसबीआई, पीएनबी, यूबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक से लोन लेगा एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। मतलब हर एक तरह से अगर इनको कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रही है, तो वो अप्रोच करता है डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से टू गिव लोन एंड एडवांसेस एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। सेंट्रल बैंक असिस्ट देयर बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्लियरिंग हाउस के बारे में। स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया है, एज द कमर्शियल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व एज ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक। मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक के पास सबका क्या होता है, कैश रिजर्व होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं। तो क्या होगा, इट बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। क्यों भाई, सबका अकाउंट है, सबके पैसे जमा है आरबीआई के पास, तो आसानी से वो क्या करेगा, चीज़ों को क्लियर कर देगा। मतलब कि वो अपने यहाँ से डेबिट क्रेडिट इंक्रीज कर सकता है अकाउंट्स में। मतलब क्या है, देखिए इसमें आगे, ऑल बैंक्स हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, देयर फॉर द सेंट्रल बैंक कैन ईजली सेटल ऑफ वेरियस कॉमर्शियल बैंक्स ईच अदर। मतलब कि अगर अगर कोई पैसा मान लीजिए एक बैंक का दूसरे बैंक से उधार है, चाहे गिफ्ट देना है, कुछ लेना है पैसा, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक अपने पास से ही क्या करेगा, डेबिट और क्रेडिट कर देगा अकाउंट में, वहीं से क्लेम को क्या करेगा, अपने पास से ही सेटल कर देगा। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है जो आरबीआई है एम्पावर टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई के बारे में हमने डिस्कशन किया था M1, M2, M3, M4 के थ्रू, वही बता रहा है यहाँ पे क्या है, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा। इट इज़ अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकॉनमी in the direction of the credit control and money supply, as the RBI has a sole monopoly or in currency issue। भाई अकेला यही एक मतलब है आरबीआई जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल करता है करेंसी इशू में, और इट कैन कंट्रोल द क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो आरबीआई कैन यूज़ द कुछ इंस्ट्रूमेंट मेजर्स है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के। वो पहला इंस्ट्रूमेंट मेजर क्या है स्टूडेंट्स, रेपो रेट। रेपो का मतलब क्या होता है, रीपर्चेस रेट। ओके, तो रेपो रेट एक ऐसा एक इसका आरबीआई का मतलब कि कहा जाए कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी कंट्रोल करता है मार्केट में मनी सप्लाई को। देखिए कैसे, तो रेपो रेट इज़ द रेट इन विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। पहली चीज़ तो रेपो का फुल फॉर्म रीपर्चेस, और ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है। और रेपो रेट जो है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होती है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है सर्टेन परसेंटेज पे, उसको क्या बोला जाता है, रेपो रेट। और जो सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी और एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, जैसे कि मान लीजिए अगर रेपो रेट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉम से सेंट्रल फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से बढ़ जाता है। मतलब कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है बैंक की वो भी बढ़ेगी हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे कॉमर्शियल बैंक जो लैंडिंग रेट्स है वो भी बढ़ा देंगे अपने।
जो लोन देने की दर है मतलब पीपल लोगों को, जनता को, वो भी बढ़ा देगा। विच डिस्करेज बारोवर्स टू टेकिंग लोन, जो कि बारोवर्स को डिस्करेज करेगा कि वो लोन ले बैंक से, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी अगर रेपो रेट बढ़ता है तो। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट, और इससे क्या होता है, जो एबिलिटी है कॉमर्शियल बैंक की, ठीक है, वो क्रेडिट क्रिएट करने की वो भी कम हो जाएगा। और डिक्रीज इन द रेपो रेट हैव अपोजिट इफेक्ट, मतलब कि अगर रेपो रेट डिक्रीज होगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब सस्ती हो जाएगी। जब पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो लैंडिंग रेट क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा, तो लोग, जनता क्या करेगी, लोन ले लेगी, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी मतलब आ जाएगी। तो ये रेपो रेट डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली क्या है, मतलब कि लोगों से जुड़ा हुआ है, मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बैंक रेट की। बैंक रेट को बोलते हैं डिस्काउंट रेट। सबसे बेसिक चीज़, रेपो रेट शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है और बैंक रेट क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। जो बैंक रेट एक ऐसा रेट है चूँकि सेंट्रल बैंक, मतलब सेम चीज़ है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देती है लोन और उस पर क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। RBI हैज़ एक्टिवली यूजिंग बैंक रेट टू कंट्रोल क्रेडिट। RBI क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट का इस्तेमाल करता है। बैंक रेट हैज़ द सेम इफेक्ट एज दैट रेपो रेट, that is increase in the bank rate increase the cost of borrowing from the central bank, which lead to the increase in the lending rate of by commercial bank or discourage the borrower to take loans, which reduces the ability of the commercial bank to create credit। जब बैंक रेट महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगी हो जाएगी, जिससे लैंडिंग रेट महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा, मार्केट में जो क्रेडिट क्रिएट है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रेपो रेट एंड बैंक रेट आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंस। रेपो रेट इज एप्लीकेबल टू द शॉर्ट टर्म लेंडिंग बाय द सेंट्रल बैंक एंड इज गवर्न बाय द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट का काम शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड बैंक रेट अप्लीकेबल टू द लॉन्ग टर्म लेंडिंग बाय द सेंट्रल बैंक एंड गवर्न बाय द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात होगी ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से समझिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक और फॉर्म टू और पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक ऑब्लिक टू द पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक, मतलब RBI क्या करता है, इज अथोराइज्ड, उसके पास पावर है क्या, खरीदने और बेचने की ट्रेजरी बिल्स को एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने की क्या है, एक पावर है। इट डज नॉट मैटर वेदर द सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड टू द पब्लिक बैंक बिकॉज अल्टीमेटली द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम सम बैंक। मतलब क्या, इसमें ये कोई मसला नहीं है, कोई मैटर नहीं है कि वेदर जो सिक्योरिटी खरीदी और बेची जा रही है पब्लिक या बैंक के द्वारा, बिकॉज अल्टीमेटली जो अमाउंट है वो कहाँ पे जमा होगा, बताइए, बैंक के थ्रू ही क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो मतलब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब गवर्नमेंट मतलब ये सिक्योरिटीज़ बेची जाएगी तो मार्केट से लिक्विडिटी कम होगी। यहाँ पे जो मेन थीम क्या है, अगर आप सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो सेंट्रल बैंक के द्वारा तो रिड्यूस क्या करेगा, बताइए, रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, पैसा मार्केट से निकलेगा, मतलब कमर्शियल बैंक के पास से पैसा निकलेगा। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, द बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एबिलिटी जो है मतलब क्रेडिट क्रिएशन की, वो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। देयरफॉर डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई घटेगा इन द इकॉनमी, से क्या होगा, मनी सप्लाई आपको घटता हुआ दिखेगा। मतलब आप मार्केट में जब गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक की क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को जब आप बेचेंगे तो जाहिर सी बात है, तो मार्केट से जो मतलब पैसा लिक्विडिटी वो कम हो जाएगी और मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी कम हो जाएगा। और देखिए, जब परचेस होगी सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक द्वारा, ठीक है, इंक्रीज द रिजर्व
एंड रेसिस्ट द बैंक एबिलिटी टू गिव क्रेडिट। और यहाँ पे जब परचेस करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा पहुँचेगा, तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, मनी सप्लाई इकॉनमी में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब सेल और परचेस में सेल क्या करेंगे, सेल करेंगे तो मार्केट में आप जाहिर सी बात है जो अधिक एक्सेस पैसा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और क्या होगा परचेज में, मार्केट में आप लिक्विडिटी छोड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लीगल रिजर्व रेशियो को ही वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड भी कहते हैं। मतलब कि वेरिएबल का मतलब जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व। इट इज़ वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग एंड द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक को मेंटेन करने के लिए दो अकाउंट है। पहले अकाउंट का नाम है CRR, सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। इट रिफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी टू केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। मतलब कि सबसे मिनिमम परसेंटेज है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का, NDTL का, जो कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं। और चेंज इन CRR अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट। अगर CRR में भी परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक की जो मतलब क्षमता है वो कहीं ना कहीं आपको मतलब प्रभावित होती हुई दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए इंक्रीज इन CRR अगर मान लीजिए ज़्यादा कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा कर रहा है, मान लीजिए कुछ बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है जो एक्सेस रिजर्व है कमर्शियल बैंक के पास वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो पैसे हैं कमर्शियल बैंक के पास क्या हो जाएगी क्रिएट करने की, अब जाहिर ज़्यादा पैसा जमा कर देगा आपका कमर्शियल बैंक RBI के पास, तो बैंक के पास क्या हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, तो मार्केट में क्या होगी, क्रेडिट क्रिएटिंग पावर कम हो जाएगी। ओके, इसी का अपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा। अब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है। इट रिफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी व्हेन विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देम सेल्फ। मतलब अपने आप ही आपको क्या करना है, मेंटेन रखना है, अपने पास रखना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो RBI क्या कर देगी, आपके करोड़ों रुपए की जो क्या करेगी उस पर जुर्माना लगा देगा। जुर्माना का मतलब कि आप पे पेनाल्टी लगा देगा। ठीक है, तो आपको फॉलो करना है ये सब जो RBI के नॉर्म्स उसको फॉलो करना है, मतलब कमर्शियल बैंक को फॉलो करना है। तो SLR इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ designated liquid asset such as access reserve, unencumbered government and other approved securities current account balance with the other bank. Change in SLR also affect the freedom of the bank to sell the government security and borrow the। देखिए क्या है कि आपको नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का सर्टेन परसेंटेज क्या करना है, मेंटेन करना है। और आई थिंक कि जो अभी आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम में, वो आपका 18% है, और CRR जो है स्टूडेंट्स वो क्या है आपका 4% है। ओके, और रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और बैंक रेट 4.25% है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अमाउंट ऑफ लोन, अंतर किसका, अमाउंट ऑफ लोन और मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट लोन। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए इसका अंतर क्या है, अमाउंट ऑफ लोन जो है, अमाउंट ऑफ लोन जो है, और मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर, जो सिक्योरिटी ऑफर किया जा रहा है बाय द बारोवर के द्वारा लोन पे अगेंस्ट द लोन, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। और इफ़ द मार्जिन फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक इज़ 40%, सेंट्रल बैंक ने फिक्स क्या कर दिया 40%, देन कमर्शियल बैंक इज अलाउड टू गिव लोन अप ओनली अप टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स मार्जिन रिक्वायरमेंट की। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स यू कैन प्लीज़ आस्क। थैंक यू सो मच।